हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लोग विषय की ओर बढ़ते हैं। तो कल हमने पार्ट 1 में पढ़ा था बिहार राज्य की स्थापना दिवस और बिहार से सटे राज्य तथा देश एवं प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग पार्ट 1 में पढ़ा था। आज पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में बिहार के बारे में और पार्ट 2 में प्राचीन इतिहास के बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ा था। और आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2 में एक नए अध्याय की ओर, जो है बिहार का मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री। तो एक बार शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलेंगे, ताकि हम आपके लिए एक अच्छे कंटेंट ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री। बिहार के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लगभग 12वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक को घटनाओं को शामिल करते हैं। इसका आरंभ बिहार में तुर्कों के आगमन से होता है, जबकि अंत यूरोपियन से होता है। यानी जब यूरोपियन का आगमन होता है तो उस समय हमारे बिहार का जो है मध्यकालीन इतिहास जो है उसका उस समय अंत होता है और आरंभ तुर्कों के आगमन से होता है। सल्तनत काल में बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसने 12वीं सदी के अंत तथा 13वीं सदी के प्रारंभ के मध्य बिहार पर आक्रमण किया था। मध्यकालीन इतिहास में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो प्रथम मुस्लिम विजेता था बिहार को, जिन्होंने जीता था, वो बख्तियार खिलजी था। और उसने 12वीं सदी के अंत में तथा 13वीं सदी के प्रारंभ के मध्य बिहार पर आक्रमण किया था। इतिहासकारों के अनुसार बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया। जैसा कि इसका जो है सल्तनत काल में इतिहासकारों के अनुसार माना जाता है कि जो बख्तियार खिलजी जो था वो उदंतपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया। बख्तियार खिलजी के समय बिहार शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। उस समय बख्तियार खिलजी के समय जो था वो बिहार शरीफ में तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। जो आज जो है बख्तियारपुर शहर जो है उसका संस्थापक जो है बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। इसने स्वयं द्वारा विजेती तत्कालीन प्रदेशों की राजधानी लखनऊ थी, जो कि लक्ष्मण बट्टी को बनाया था। बख्तियार खिलजी ने मिथिला क्षेत्र के कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव तथा जयनगर के गुप्त शासकों को भी अपनी अधीनता स्वीकार कराई। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही अधिकारी अली मर्दान खिलजी ने कर दी, जो उनके अधिकारी थे, या एक तरह से कह सकते हैं जो उनके अंदर जो काम करते थे, तो उन्हें उसी ने उसका बख्तियार खिलजी का हत्या कर दिया। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा
बाढ़ पर अधिकार किया, बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया, जो कि बाढ़ पटना में पड़ता है। इस दौरान उसने राजमहल की पहाड़ियों में हिसामुद्दीन इवाज को हराया। वो अपने प्रतिद्वंदी जो थे, जो प्रतिद्वंदी था जो बख्तियार इल्तुतमिश का, उसको उन्होंने हराया। मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। मलिक अलाउद्दीन जो जानी जब था, उसको इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। इनको हम लोग VVI लेकर चलेंगे। परीक्षा में इस तरह से पूछ सकता है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया, तो स्वाभाविक है हम लोग कहेंगे क्या, मलिक अलाउद्दीन जानी। चलिए 1229 से 30 ईस्वी में बिहार तथा बंगाल को पुनः विभाजित कर दिया। 1229 ईस्वी बिहार तथा 1229 से 30 ईस्वी में बिहार तथा बंगाल को पुनः विभाजित कर दिया। उल्लेखनीय है कि मलिक जानी के बाद इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार तथा लखनौती, जो कि बंगाल को एक कर दिया था। सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगान खां भी इल्तुतमिश के द्वारा ही बिहार के सूबेदार बने। जो सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगान खां जो था, वो जो बिहार के सूबेदार बने, वो इल्तुतमिश के द्वारा ही बनाया गया था। गया प्रशस्ति। गया के वनराज नामक राजा की प्रशस्ति के अनुसार गया बलवन के राज्य में शामिल था। 1297 में दरभंगा के जो शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल को पराजित कर दिया। हालांकि इस्माइल के दूसरे आक्रमण में हार के बाद शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से समझौता कर दिया। गियासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार प्रांतपति मजदुल मुल्क था। जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो बिहार का सूबेदार प्रांतपति, यानी उसे प्रांत का अर्थ ऐसे कहें तो राज्य या सूबे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उसका जो सूबेदार था वो मजदुल मुल्क था। ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने राजगीर के जैन मंदिरों को दान दे दिया। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। इस समय का प्रमुख प्रशासनिक मलिक बयां को माना जाता है, जिसका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। 1394 में ख्वाजा शाह बिहार का सूबेदार नियुक्त सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद द्वारा हुआ। अब इसको प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि ख्वाजा शाह को बिहार में सूबेदार किसके द्वारा नियुक्त किया गया, या 1394 ईस्वी में ख्वाजा शाह को बिहार का सूबेदार किसके द्वारा नियुक्त किया गया, तो सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद द्वारा। चलिए अब शेरशाह। यह तत्कालीन सासाराम के जागीरदार हसन खां सूद का पुत्र था। यानी तत्कालीन सहस्राम, जो कि अभी सासाराम को वर्तमान में हम लोग उसे सासाराम के नाम से जानते हैं, वहाँ के जो जागीरदार था हसन खां सूद, उसका पुत्र था शेरशाह, जो शेरशाह सूरी भी हम लोग कहते हैं। 1536 ईस्वी में शेरशाह ने सूरजगढ़ा के युद्ध में बंगाल को सेना को हराया। 1536 ईस्वी में शेरशाह ने सूरजगढ़ा के युद्ध में बंगाल की सेना को हराया। तो यहाँ से एक प्रश्न निकल कर आ सकता है कि 1536 ईस्वी में शेरशाह ने सूरजगढ़ा के युद्ध में किस राज्य की
उस समय की किस राज्य की सेना को हराया? तो बंगाल की सेना को हराया। तारीख़े दाऊदी जिसकी रचना अब्दुल्लाह ने की। तारीख़े दाऊदी एक पुस्तक है जिसकी रचना अब्दुल्ला ने की है। इनके अनुसार शेर शाह ने पटना को राजधानी के बनाने के साथ ही यहाँ दुर्गा का भी निर्माण करवाया। बस ये है कुछ हमारे मध्यकालीन इतिहास। अब हम लोग चलेंगे बिहार की आधुनिक इतिहास की ओर। आधुनिक इतिहास क्या कहता है? तो बिहार के आधुनिक इतिहास जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि बीती हुई घटनाओं का लिखित एवं प्रामाणिक वितरण ही इतिहास कहलाता है। ये तो स्वाभाविक है। इतिहास यानी पहले संक्षेप रूप में हम कहें इति जोरहास, अगर इसका संधि विच्छेद करें यानी बीती हुई कहानी, जो बातें बीत गई वही इतिहास बन गया, उसी को हम लोग पढ़ते हैं, वही इतिहास कहलाता है। तो जो घटनाओं लिखित एवं प्रमाणिक रूप का विवरण है, जो पहले जो घटनाएं घटित हुई उससे प्रमाणिक तौर पर है। प्रमाणिक तौर पर क्या? उससे लिखित रूप में है, कहीं हम लोग पढ़ते हैं, किसी के द्वारा देखते हैं, सुनते हैं, वो इतिहास है। तो बिहार में आधुनिक इतिहास का कालक्रम सामान्यतः यूरोपीय व्यापारियों के आगमन से माना जाता है। चूँकि यूरोपीय व्यापारियों ने भारत आगमन के क्रम में बिहार का यूरोपीय राष्ट्रों ने बिहार में अनेक फैक्ट्रियां स्थापित की एवं अंतोगत्वा बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप कर शासन संचालन हेतु सर्वे सर्वा बने। तत्पश्चात बिहार के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावना उजागर हुई तथा स्वतंत्र राज्य की मांग उठने लगी, जिसका आगे चल स्वतंत्र बिहार राज्य के रूप में गठन हुआ। अगर आधुनिक इतिहास तो यहाँ तो हम लोग कुछ बिहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। अगर फिर हम कभी इतिहास की क्लास लेंगे अलग से स्पेशल, तो उसमें इतिहास के बारे में विशेष रूप से बताया जाएगा। क्योंकि यहाँ हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में जान रहे हैं, तो उसको इस तरह से जानिए। आधुनिक बिहार में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का क्रम। आधुनिक बिहार में जो यूरोपीय व्यापारियों को जो आगमन का क्रम हुआ, सबसे पहले किस व्यापारी ने आया? तो पुर्तगीज, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रांसीसी, डेनिश, तब इसके बाद यहाँ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, वो आया। बिहार में पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन। सर्वप्रथम बिहार में पुर्तगाली व्यापारी आए। पुर्तगाली व्यापारी हैं जो कि स्पष्ट रूप से हैं, जो बंगाल के हुगली में स्थापित व्यापारिक केंद्र के नाव के माध्यम से पटना जाया करते थे। यानी उस समय व्यापारिक केंद्र जो था वो नाव के माध्यम से वो पटना जाया करते थे। पुर्तगालियों द्वारा निर्यातित वस्तुओं में मुख्यतः चीनी, मिट्टी के बर्तन तथा विभिन्न प्रकार के मसाले थे, जबकि आयातित वस्तुएं में मुख्य रूप से सूती वस्त्र एवं अन्य प्रकार के वस्त्र। इसमें निर्यातित और इकाया आयातित वस्तुएं, तो इस सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि निर्यात यानी हम किसी एक देश से दूसरे देश में हम किसी सामान को, वस्तु को निर्यात करते हैं, भेजते हैं। उससे हम यानी मान लीजिए कोई कपड़ा हुआ, चीनी हुआ, जो भी हो, फल फूल हो, उसको अगर हम अपने देश से दूसरे देश को भेजें तो वो निर्यात कहलाए। और किसी भी सामान को हम दूसरे देश से अपने देश में मंगवाए वो आयात कहलाता है। समझ गए होंगे आयात और निर्यात में अंतर। चलिए, बिहार में डच व्यापारियों का आगमन। डचों ने सर्वप्रथम 1632 ईस्वी में वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थित इमारत के प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। जो कि वर्तमान जो पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में जो स्थित इमारत में जो है ना, उसी में जो प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। डचों का अधिकांश रुझान सोरे के व्यापार की तरफ था। इसके अलावा चीनी, अफीम एवं सूती वस्त्र के
व्यापार में भी इसकी काफ़ी अभिरुचि रही है। सम्मिलित रूप से बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार करने हेतु डच प्रधान नाथियस बैंगडेन बरूक ने मुगल सम्राट औरंगजेब से 1662 ईस्वी में एक फरमान प्राप्त किया। बिहार में फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन। अब हम लोग पुर्तगीज यानी पुर्तगाली के बारे में पढ़ते, डच और फ्रांसीसी के बारे में जानेंगे। तो फ्रांसीसी बिहार में फ्रांसीसी कंपनी का अस्तित्व पटना में 1734 ईस्वी में माल गोदाम की स्थापना से मानी जाती है। तो इस चीज़ को हम याद भी रखेंगे, जैसा कि बिहार में डच व्यापारियों का आगमन कब हुआ, तो 1632 में। बिहार में फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन कब से माना जाता है, तो 1734 में। इस सब को हम लोग याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार से इसका भी मुख्य उद्देश्य बिहार से सोरा प्राप्त करके अपने व्यापार को उन्नत स्वरूप में स्थापित करना था। फ्रांसीसी कंपनी के प्रमुख एम जियाला बंगाल छोड़कर जो प्रमुख जो था, फ्रांसीसी कंपनी का जो प्रमुख था वो एम जियाला बंगाल छोड़कर 2 मई 1757 ईस्वी को बिहार के भागलपुर तथा 3 जून 1757 ईस्वी को पटना पहुंचा। तो चलिए, बिहार में डेनिश व्यापारियों का आगमन। सर्वप्रथम बिहार के पटना में डेनिश फैक्ट्री की स्थापना 1774 से 75 ईस्वी में हुई। यह मुख्यतः सोने का व्यापार करते थे। बाद में ब्रिटिश कंपनी के मतभेद होने के पश्चात इसकी व्यापारिक फैक्ट्री एवं स्थल जब्त हो गए। बिहार में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। सबसे अंत में बिहार में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है, जो ब्रिटेन का था, जो ब्रिटिश कंपनी थी। तो पहली बार पटना में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में 1664 ईस्वी में जॉब चारनॉक के नियुक्त किया गया, जो 1680 से 81 तक इस पद पर रहा। 1691 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्थायी माल गोदाम स्थापित हुआ। प्लासी की लड़ाई 30 जून 1757 ईस्वी एवं बक्सर की युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के विजित होने के पश्चात बिहार पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया, जिसकी पुष्टि इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी से हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सम्मिलित रूप से बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। इस संधि में मुख्य रूप से पराजित पक्ष का नेतृत्व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किया, जबकि विजित पक्ष का नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रधान रॉबर्ट क्लाइव ने किया। तो चलिए अध्याय 5 की तरफ बढ़ते हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति एवं उच्चावच, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड रिलीफ। तो बिहार की भौगोलिक परिदृश्य क्या है, चूँकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। किसी भी बिहार के किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी को देख ले या बिहार एसएससी का देख ले, बिहार दारोगा का देख ले, किसी भी बिहार का कोई भी एग्जाम में प्रश्न आ ही जाते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में उसके। चलिए, किसी भी राज्य के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जानने के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति व ऊंचावाच जानना आवश्यक होता है। इस संदर्भ में बिहार की भौगोलिक स्थिति व ऊंचावाच में काफ़ी विविधताएं पाई जाती है। इनमें पर्वत, पठार, मैदान और अन्य भौगोलिक ऊंचावाच मिलकर बिहार की भौगोलिक संरचना को एक विशेष रूप प्रदान करते हैं। सही बात है कि बिहार की भौगोलिक, क्या किसी भी स्टेट की भौगोलिक स्थिति क्या होती है, तो उसमें और भौगोलिक स्थिति के बारे में हम जब बात करते हैं तो उनमें पठार है, पर्वत है, मैदान है, नल है, नदी है, वो सब ही मिलकर, अन्य भौगोलिक ऊंचावाच मिलकर बिहार को भौगोलिक संरचना को विशेष रूप प्रदान करता है। जल, वन है, यही बिहार के भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है।
यानी हर किसी कोई भी स्टेट हो, बिहार हो चाहे किसी भी स्टेट का, ये सब मिलकर उस राज्य की भौगोलिक स्थिति और ऊंचाई को इंडिकेट करता है, दर्शाता है। चलिए, बिहार की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ बिहार। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य है। जो बिहार जो है हमारे भारत जो है उसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र तो में जो है एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित में भू यानी समतलीय है, कह सकते हैं भूतल है, राज्य है। इसके उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो बिहार का जो ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो इसके उत्तर में नेपाल जो एक देश से सटा हुआ है, दक्षिण में उत्तर नेपाल है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, देश है, और दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार हम लोग जैसे पार्ट 1 में पढ़ा था कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल आपकी बात करें तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर तथा शहरी क्षेत्रफल की बात करें तो 1,095.49 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो जो हमारे भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, मान लीजिए कुल एरिया जो भारत का है उसका बिहार का जो एरिया है उसमें मात्र कितना है 2.86% पर है। बिहार उसमें 2.86% पर है। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई 345 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 483 किलोमीटर है। समुद्र तट से बिहार की दूरी, अगर हम समुद्र तट से बिहार की दूरी की बात करें तो लगभग 200 किलोमीटर है। समुद्र तल से इस राज्य की अगर ऊंचाई हम करेंगे तो 173 फीट है तथा यह गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न इससे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न जैसे पूछे जा सकते हैं कि जो बिहार जो है वो समुद्र तट से कितनी दूरी पर स्थित है। बिहार समुद्र तट से कितनी दूरी पर स्थित है, 200 किलोमीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना फीट है बिहार की, तो 173 फीट है। चलिए, भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। बिहार की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन हेतु विभिन्न युग में निर्मित चट्टानों का प्रयोग किया जाता है। बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों के 4 प्रमुख संरचनात्मक समूहों में रखा जाता है। एक है धरवार चट्टानें, विंध्यन समूह की चट्टानें, टर्शियरी चट्टानें, क्वाटरनरी चट्टानें। धरवार चट्टानें क्या है? धरवार चट्टानें प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित ये चट्टानें बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग, मुंगेर में स्थित खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई, नवादा, राजगीर आदि स्थानों पर पाई जाती है। स्लेट, क्वार्टजाइट आदि धरवार समूह की चट्टानें हैं। विंध्यन समूह की चट्टानें, इस समूह की चट्टानें सोन नदी के उत्तर में स्थित रोहतास तथा कैमूर जिले में पाई जाती है। इन चट्टानों में सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर तथा गंधक निर्माण के पैराइट मिलता है। ये सब जो है मोस्ट
इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो विंध्य समूह की जो चट्टानें हैं ये उत्तर में स्थित रोहतास तथा कैमूर जिले में पाई जाती है। इन चट्टानों से हमें क्या प्राप्त होता है? उद्योग के लिए चूना पत्थर तथा गंधक निर्माण के लिए पैराइट मिलता है। बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि इसी समूह की चट्टानें हैं। इस समूह की चट्टानों का प्रयोग सासाराम, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर में निर्मित ऐतिहासिक स्मारकों तथा सारनाथ, सांची के बौद्ध स्तूप में किया गया। इसी चट्टानों का प्रयोग। टर्शियरी चट्टानें क्या है? टर्शियरी युग की चट्टानें पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग, रामनगर, दून तथा सोमेश्वर श्रेणी में पाई जाती है। अब हम लोग अध्याय 6 की ओर बढ़ेंगे। जलवायु तथा मृदा। तो जलवायु तथा मृदा के बारे में हम इसके क्लाइमेट स्टाइल क्या है बिहार का, बिहार के जो जलवायु है कैसा है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। किसी भी स्थान के वातावरण की दीर्घकालिक स्थिति को जलवायु के माध्यम समझा जाता है। बिहार की जलवायु में भी अन्य राज्यों की तरह क्षेत्रीय विविधता दिखाई देती है। एक ही समय में बिहार के कुछ क्षेत्र जल प्लावित रहते हैं जबकि दूसरी तरफ सूखा का प्रकोप रहता है। इस प्रकार की विविधता जलवायु द्वारा निर्धारित होती है जिसका स्पष्ट प्रभाव यहाँ की मृदा पर भी पड़ता है। सही बात है। अगर जलवायु जिस भी स्टेट की जलवायु जैसी हो, तो अगर होता है कि जैसे बिहार में कहीं सूखा पड़ जाता है तो कहीं हर समय जल प्लावित यानी पानी ही पानी रहता है, तो इसका असर स्वाभाविक है कि वहाँ की मृदा पर, वहाँ की मिट्टी पर असर पड़ेगा ही। जलवायु। बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मानसूनी। तो मानसूनी है क्या? तो यहाँ मानसूनी यानी जो है यानी मान जैसे ठंड का मौसम हुआ, गर्मी का मौसम हुआ, शीत ऋतु, वर्षा मौसम, इस तरह मानसूनी रूप चेंज होते रहता है वही मानसूनी कहलाता है। तो यहाँ मानसूनी जलवायु पाया जाता है, यानी एक तरह के यहाँ मौसम नहीं होते। जैसे कहीं है तो मेघालय में देख लीजिए, वहाँ है वर्षा ऋतु है तो वहाँ हर समय वर्षा ही होती है। तो यहाँ हमारे यहाँ एक जैसा मौसम है, यहाँ चेंज होते रहता है। तो यहाँ मानसूनी ऋतु पाया जाता है, जलवायु पाई जाती है। अपने अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं। इसके पूर्वी भाग में आर्द्र तथा पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क जलवायु मिलती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग CWG तथा दक्षिणी भाग AW जलवायु के अंतर्गत आता है। बिहार की जलवायु को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। हिमालय की अवस्थिति, जो हिमालय की अवस्थिति है जो हमारे उत्तर में, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, ग्रीष्मकालीन तूफान तथा दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता इसको प्रभावित करती है। बिहार में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से जून तक मध्य पाया जाता है, समर सीजन मार्च मिड जून। सूर्य की उत्तरायण होने के कारण इस समय तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। यहाँ जो सूर्य जो मार्च से जो जून के मध्य जो होता है, इस समय जो सूर्य है उत्तरायण उत्तर की तरफ रहता है, उस समय यह हम जो है तापमान में जो है काफ़ी बढ़ोतरी मिलती है। मई का महीना सर्वाधिक गर्म होता है। ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण बिहार के पूर्वी हिस्से में बारिश होती है। इस वर्षा को नार्वेस्टर कहा जाता है। बिहार का सबसे गर्म स्थान गया जिला। वर्षा ऋतु जो कि मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक पाया जाता है, जून से अक्टूबर तक। बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून से होता है। यहाँ जुलाई एवं अगस्त में अत्यधिक वर्षा होती है। बिहार में वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिले में, जबकि सबसे कम वर्षा पटना के पश्चिम में स्थित
त्रिकोणीय भूखंड पर होती है। इस राज्य में मानसूनी प्रत्यावर्तन को काल मध्य अक्टूबर से नवंबर तक होता है। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक। इस ऋतु में भूमध्य सागरीय के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातीय तूफानों से झंझावातीय वर्षा होती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक मानी जाती है। बिहार में शीत ऋतु का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी का होता है। इस समय औसत न्यूनतम तापमान 755 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो चलिए आज हम लोग क्लास यहीं पे, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाते रहें। तो इसी की ओर तो सब लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। तो चलिए अब विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।